संविधान पे बुरी नजर रखे हुए हैं, उनको इस लायक मत छोड़िए कि उस संविधान बदल सके। साथियों, उनको इस लायक नहीं छोड़ना है कि उस संविधान बदल सके। और संविधान बदलने के लिए उनके किस तरह से ताकत चाहिए? संविधान बदलने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार चाहिए। संविधान बदलने के लिए उन्हें मध्य प्रदेश में सरकार चाहिए। संविधान बदलने के लिए उन्हें राजस्थान में सरकार चाहिए। और संविधान को बदलने के लिए तेलंगाना में सरकार चाहिए। जो आने वाला समय है, जो 2023 में चुनाव होने वाला है नवंबर दिसंबर में, और संविधान बदलने के लिए उन्हें मिजोरम में भी सरकार चाहिए। और लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कह दिया है कि हम तुम्हारी सरकारों को बनने नहीं देंगे। अगर तुम्हारे अंदर हमारे संविधान के लिए देश भावना है तो हम आपकी सरकार को बनने नहीं देंगे। और नीली क्रांति इन प्रदेशों के अंदर ला करके आएंगे और नीला झंडा हाथे निशान पूरी ताकत के साथ में लहराने का काम करेंगे साथियों। और आज पूरे देश के अंदर युवा जाग चुका है। तेलंगाना में हमने इंतजाम कर दिया है। अब तेलंगाना के अंदर जो लोग ये सोच रहे थे कि बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे, उनका इंतजाम हमने कर दिया है। और तेलंगाना में नीला झंडा हाथ निशान पूरी ताकत के साथ में अपने संविधान की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ चुका है। अब वही ताकत आपको छत्तीसगढ़ में दिखानी पड़ेगी। और नीला झंडा हाथी निशान यही संविधान को बचाएगा। और ये हम नहीं कहते हैं, आप सबके प्रिय, हम सबके प्रिय, हम सबके प्रेरणादायक माननीय श्री कांशीराम साहब ने ललकारा था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। कहा था कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान। और आज तक हम संविधान को बचाने की जंग लड़ते चले आ रहे। हम कई प्रदेशों में कमजोर हुए। उत्तर प्रदेश में कहते हैं हम कमजोर हो गए, तो उत्तर प्रदेश में हम कभी कमजोर नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में आज भी चुनाव बैलेंस से कराइए। मैं दावे के साथ में कहता हूं उसी दिन आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बन जाए, उसी दिन बन जाए। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही। वो चुनाव ईवीएम से कराए और बटन उसका अपने हाथ में रखेंगे। आप वोट डालोगे हाथी पर और जाएगा वो फूल पर। आप वोट डालोगे हाथी पर, जाएगा वो पंजे के ऊपर। और ये बीमारी कहां से आई? जो ईवीएम की बीमारी कहां से आई? ईवीएम की बीमारी लाने वाली भी कांग्रेस है। और इसीलिए कांग्रेस ईवीएम का विरोध नहीं कर पा रही कि उसने इस देश की जनता के साथ में छल किया और छल करके यहां सरकार बनाती रही और देश के अंदर दबे कुचले वंचित पिछड़ों के हक को मारती रही। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही कठिन, हमारी राह कठिन होने वाली। अगर हम लोगों ने अपने बाबा साहब के संविधान को बचा नहीं पाए, अगर हम लोग अपनी सरकार नहीं बना पाए, अगर आप सरकार ना भी बना पाओ तो कम से कम इतनी ताकत यहां बना लो कि बिना आपकी चाबी के विधानसभा का ताला न खुलने पाए। जब बीएसपी आगे जाएगी चाबी लेकर के, तब विधानसभा का ताला खोलेगा सर। और इसलिए इतनी ताकत अगर आपने बना ली तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे संविधान पे बुरी नजर के साथ में देख लेगा। और ये बात बाबा साहब भी जानते थे। और बाबा साहब ने अपने संदेश में संविधान के बारे में बोला। बाबा साहब की मूर्तियां यहां पे दिखाई पड़ती। बाबा साहब की मूर्ति में बाएं हाथ में संविधान है और दाहिने हाथ में उंगलियों का इशारा बोलते हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। और ये भी कहा कि जाओ मेरे बच्चों, उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। और जिस दिन आप उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लोगे, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाए।
ये बात बाबा साहब ने बोली, और बाबा साहब की हर मूर्ति यही संदेशा आपको दिखाने का, आपको समझाने का, आपको बोलने का काम करती है। और हम सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। यदि बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं तो बाबा साहब ने यह भी कहा कि मेरे बच्चों, आपको राजनीतिक सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। अगर राजनीतिक सत्ता की पावर अपने हाथों में नहीं लोगे तो आप इस देश में आगे नहीं बढ़ सकते। और राजनीतिक सत्ता दिलाने के लिए बाबा साहब खुद राजनीति में आए, ताकि मेरा समाज मेरे बताए हुए नक्शे कदम पर चल करके इस देश की राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में ले सके। और इसके लिए बाबा साहब ने 1935 में इंडियन लेबर पार्टी बनाई। उसके बाद 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, ताकि शेड्यूल कास्ट के लोगों को जोड़ा जा सके, लेबर्स को जोड़ा जा सके पूरा। और उसके बाद जब ये पूरी तरह से रन करना शुरू हो गई तो बाबा साहब का सपना था कि इस देश में अगर संविधान की सारी बातों को लागू कराना है तो इस देश की सत्ता पे काबिज होना पड़ेगा। और उसके लिए बाबा साहब ने अपने जीते जी 30 सितंबर 1956 को बंबई के अंदर घोषणा कर दी थी कि हम बहुत जल्द आरपीआई पार्टी बनाएंगे। जो आरपीआई पार्टी होगी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और देश की गद्दी पर आसीन होने का काम करेगी। ये बात बाबा साहब ने कही। लेकिन बाबा साहब 30 सितंबर 1956 के बाद ये बात बोलने के बाद आप सबको पता है 6 दिसंबर 1956 में हमारे बीच में वो नहीं हुई। लेकिन आरपीआई बनाई गई, आरपीआई बनी। बाबा साहब के परिवार के बाद आरपीआई बनाई गई, उनके परिवार के लोगों ने आरपीआई बनाया। लेकिन आरपीआई चल नहीं पाई। बिना बाबा साहब की विचारधारा के आरपीआई उल्टे पुल्टे काम करती रही। कभी कांग्रेस के साथ में समझौता किया तो कहीं किसी के साथ में समझौता किया और आरपीआई तुरंत वहां पे खत्म हो गई। और उसके बाद ये बीएसपी बनाई गई। और बीएसपी इसलिए नहीं बनाई गई कि हम सत्ता में आ जाएं और सत्ता में आके यहाँ पे गरीबों के हक को छीन ले, पिछड़ों के हक को छीन ले, आदिवासियों के हक को छीन ले, आदिवासियों के जल जंगल जमीन को छीन ले, यहाँ पे जमीन के अंदर जो खनिज है उसको लूट ले। इसके लिए बीएसपी नहीं बनाई गई। अरे बीएसपी तो बनाई गई है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हक अधिकार दिलाने के लिए। बीएसपी तो बनाई गई बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखने के लिए बनाई गई, इसलिए बीएसपी बनाई गई। और मैं आपको सबसे कहना चाहता हूं, बीएसपी से लोग घबराते हैं। आज भी पूरे देश के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी, जिस तरह से ये पार्टियां बाबा साहब के संविधान से डरती हैं और वैसे ही ये पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से डरने का भी काम करती हैं। और लास्ट चुनाव में क्या करते हैं कि भाई कुछ भी करो बीएसपी नहीं आनी चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते, कुछ भी कर लो लेकिन बीएसपी नहीं आनी चाहिए। इनके अंदर एक खौफ रहता है और उनको पता है कि अगर बीएसपी आ गई तो सारे बही खाता खोल दिए जाए। जो तुमने लूटा है वो तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के निकाल लेंगे साथ। उन्हें ये डर है कि अगर बीएसपी आ गई तो सारा निकाल लेगी। अगर बीएसपी आ गई तो जो स्विस बैंक में काला धन रखे हो वो काला धन तुम्हारे मौसा भी लेकर के यहाँ आ जाएंगे, अपने आप लेकर के आओगे। हम कहने भी नहीं जाएंगे कि हम आपके पीछे सीबीआई लगाएंगे। हम आपको अल्टीमेटम देंगे कि अब बीएसपी आ गई है, अब बीजेपी भी नहीं है और कांग्रेस भी नहीं है। जो तुमने दलितों का पैसा लूटा है, जो तुमने आदिवासियों के जल जंगल जमीन को बेच के लूटा है, जो पिछड़ों के हक को मारा है, उस पैसे को लेकर के आप सीधे आ जाइए, वरना तुम्हारी खैर नहीं सकती। और उसी दिन ये सारे के लोग पैसा लेकर के आ जाए। अभी अध्यक्ष जी बता रहे 82,000 करोड़ रुपए कर्जा हो गया प्रदेश के अंदर। अगर 82,000 करोड़ को, अगर जो प्रदेश की जनसंख्या है लगभग 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ है, 2.5 करोड़, अगर 2.5 करोड़ के हिसाब से उसको हम भाग कर दें तो लगभग 3.25 लाख रुपए का कर्जा हर आदमी के ऊपर। ये तो आपने लिया नहीं,
माने कि जो बच्ची छोटी सी बैठी है 3 साल की 4 साल की, उस 3-4 साल की बच्ची के ऊपर भी 3.25 साढ़े 3 लाख का कर्जा सरकार ने ले रखा। अब आप समझिए, गेम समझिए, पैसा लूट रहे हैं, पैसा लूट के वो अपनी तिजोरी भरते हैं, पैसा लूट के अपनी अपनी बड़ी बड़ी कोठी बनाते हैं, पैसा लूट के बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, पैसा लूट के बड़े बड़े होटल 5 स्टार बनाते हैं, और आपके घर में 2 वक्त की रोटी में नसीब है। अगर आप बस्तर में जाइए, जगदलपुर में जाइए, छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के अंदर जो हमारा नौजवान है, जो बेरोजगार है, कम से कम 50 लाख लोग आप देखिए प्रदेश के बाहर रहते हैं। प्रदेश के बाहर कहीं हरियाणा में है, कहीं दिल्ली में है, कहीं बंबई में है, कहीं पश्चिम बंगाल में है, कहीं उधर आंध्र प्रदेश में, कहीं तेलंगाना के अंदर, वो वहां पर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। आखिर कौन आपके लिए सोचेगा? कौन सोचेगा कि आपका बच्चा पढ़ के अधिकारी बने? कांग्रेस लंबे अरसे तक राज किया, कांग्रेस ने कोई काम नहीं, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इनसे तो कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये कोई काम करने वाले हमारे लिए। तो कौन सोचेगा कि आपका बच्चा पढ़ के अधिकारी बन जाए, आपका बच्चा पढ़ के कलेक्टर बने? कौन सोचेगा कि आदिवासी का बच्चा बस्तर के जंगलों से निकल करके कलेक्टर बन के IAS IPS बन के बड़े बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठ जाएगा? कौन सोचेगा? कौन तुम्हारे अधिकारों को देने का काम करेगा? न बीजेपी देने वाली है, न कांग्रेस देने वाली है। अगर तुम्हें कोई देने वाला है तो आपकी अपनी पार्टी, महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी देने वाली। और इसीलिए ये डर दोनों पार्टियों को रहता है, ये डर बीजेपी को भी रहता है और ये डर कांग्रेस को भी रहता है, क्योंकि इन लोगों ने देखा कि किस तरह से आदरणीय बहन जी ने 4-4 बार उत्तर प्रदेश के शासन में काम करके दिखाया। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, न कि बोलने पर विश्वास। उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, पूरे देश के अंदर हमारी बहू बेटियों के साथ में अत्याचार होता है कि नहीं होता? आए दिन आप अखबार में पढ़ते होंगे, आए दिन सोशल मीडिया में देखते होंगे कि किस तरह से हमारी बहू बेटियों के साथ में अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, उनका मर्डर होता है, इतना ज्यादा उनके साथ में टॉर्चर होता है कि स्कूल जाना छोड़ देती है, डिग्री कॉलेज में जाना छोड़ देती है। इस तरह से उनके साथ में अत्याचार होता। और जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो किसी माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी बहू बेटियों की तरफ आंख उठा करके भी देखिए। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी सर। हमारी बहू बेटियां जब रात में 12 बज जाए, वो रात में 12 बजे घर से निकलती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज देखिए, इधर बीजेपी की सरकार केंद्र में, कई प्रदेश में बीजेपी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे बेकार, कोई मतलब नहीं है। ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना कोई सुरक्षा है, ना कोई हिफाजत है, ना शिक्षा है, ना नौकरी है। ये सारी की सारी सरकार पूरी तरह से निकम्मी बैठी। और अभी खबर लगी है कि 2000 करोड़ रुपए का यहाँ पे शराब का घोटाला हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, कुछ लोगों ने बताया, कल मीडिया के बंधु भाई आए हुए, वो बता रहे थे कि 2000 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला इसी छत्तीसगढ़ में। अभी अध्यक्ष जी ने उसके बारे में बताया। आपने कभी सोचा इस शराब की दुकानें कहां खुलती? कभी देखा आपने? कबीरों की बस्तियों में कभी शराब की दुकानें खुलती है क्या? कभी रायपुर जाइए, कभी आप कहीं देखिए जाकर, जहां उनके मकान है, जहां बंगले हैं, कोठी हैं, वहां दूर दूर तक कोई शराब की दुकान नहीं होती है क्या? कभी नहीं मिलेगी आपको। शराब की दुकानें कहां मिलेंगी? जहां सतनामी बस्ती होगी, नहीं होगी, वहीं पे खोलेंगे आकर के, ताकि आपके लोग रात दिन शराब पी करके सोते रहो और हम चुपचाप इस देश को लूटते रहे। और यही बीएसपी होने देना नहीं चाहती, हम चाहते हैं कि हम बाबा साहब की बातों को, हम चाहते हैं कि हम संविधान की ताकत को, हम चाहते हैं कि वोट की ताकत को हर गांव में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि वोट को बेचना नहीं है,
ये वोट के सौदागर लोग हैं। ये वोट हमारा पैसे के दम पर, ये वोट हमारा शराब के दम पर, ये वोट हमारा बकरा भात खिलाने के दम पर लेने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। इनके चक्कर में नहीं आना है। और इस बार बाबा साहब की कसम खा लीजिएगा और संत गुरु घासीदास की कसम खा लीजिएगा और नीला झंडा हाथी निशान को लेकर के 2023 के चुनाव में हाथी का बटन दबा दीजिए। और मैं दावे के साथ में कहता हूं, अगर आपने एक कर दिया तो छत्तीसगढ़ में अगर हो सकता है कि हम अपने दम पे सरकार ना बना पाए तो किसी के अंदर इतनी ताकत भी नहीं होगी कोई मेरे हमारे बिना आपके बिना कोई सरकार यहां बना पाएगा। और जिस दिन ऐसा हो गया उसी दिन छत्तीसगढ़ के अंदर ये बड़े बड़े धन्ना सेठ अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहां से जाने का काम करेंगे। सर अगर काम करना है तो ईमानदारी से करो, काम करना है तो लूटने नहीं देंगे। जितना तुमको परमिशन दी है उतना काम करो, जितना परमिशन दी है उतने पत्थर निकालो, जितना परमिशन दी है उतना लोहा निकालो, जितना परमिशन दी है उतना कोयला निकालो। एक एक गाड़ी के ऊपर नजर रखेंगे। अगर कोई चोरी करते दिखाई पड़ा तो उस धन्ना सेठ को बढ़िया बिस्तरा बांध के बाहर करने का काम करेंगे। और जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाई लोग जो बाहर काम करते हैं, कोई आंध्र प्रदेश में काम करता है, कोई तेलंगाना में काम करता है, कोई बंबई में काम करता है, ऐसे सारे भाइयों को यहीं पे नौकरी देंगे। उनको 10% रिजर्वेशन यहीं प्राइवेट सेक्टर में देने का काम हम करेंगे। और ये सारे काम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये सारे काम आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने 10% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में SC/ST के लोगों को दिलाने का काम किया, 27% रिजर्वेशन OBC के लोगों को दिलाने का काम किया। इसीलिए मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमने शिक्षा फ्री कर दी। केंद्र की सरकार बोलती है कि हम फ्री में 5 किलो राशन देते हैं, बोलती नहीं बोलती, राशन देते हैं। अरे भाई राशन तुम्हारा छोड़ो ना, राशन तो हमारा ही है। ये खून पसीने कमाई से हम टैक्स देते हैं, ये पैसा हमारा है। या आप फ्री नहीं दे रहे हो। अगर कुछ भी फ्री देना चाहते हो तो इस देश की आवाम को शिक्षा फ्री कर दो। ये शिक्षा फ्री नहीं कर सकते, या आपको पानी फ्री कर सकते हैं, आपकी बिजली फ्री कर सकते हैं, आपको 5 किलो राशन 10 किलो राशन फ्री कर सकते हैं, लेकिन ये आपके बच्चों की शिक्षा फ्री नहीं कर सकते। क्योंकि उन्हें डर है कि ये दलित आदिवासी पिछड़ा पड़ गया तो अपने हक को मांगने का काम करेगा, वो हमसे लड़ने का काम करेगा। इसलिए हमें शिक्षा देने का काम नहीं करते। क्योंकि बाबा साहब के हम सब लोग मानने वाले लोग, और बाबा साहब अपने जीवन में कभी भी झुके नहीं और कभी डरे भी नहीं, और हमेशा शिक्षा के दम पर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा अगर बाबा साहब के पास नहीं होती तो क्या बाबा साहब हमको संविधान बना के दे पाते? क्या बाबा साहब को संविधान बनाने का अवसर मिलता? शिक्षा के दम पे बढ़े। और इसलिए बाबा साहब ने कहा है हम सब के लिए कि मेरे बच्चों शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये 3 बातें बाबा साहब ने कहा मेरे बच्चों अगर आपके घर में 2 रोटी है तो 1 रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सर इसलिए शिक्षा जरूरी है। और दूसरी बात का ही संघर्ष करो कि बहुजनों का जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही तुम्हारा जीवन। और तुम्हें तब तक संघर्ष करते रहना है जब तक बड़ी से बड़ी कामयाबी आप पे कदम न चूम ले। और तीसरी बात कही बाबा साहब ने कि मेरे बच्चों संगठित रहो। माने बाबा साहब जानते थे 6743 जातियों में तोड़ा गए बहुजन समाज अगर एक हो जाएगा, और जिस दिन एक हो जाएगा उसी दिन वो देश की गद्दी पर बैठ जाएगा। ये बात बाबा साहब ने बोली है कि मेरे बच्चों संगठित रहे। ओबीसी के बाद अभी हमारे साथीगण बोल रहे, ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे।
मंडल कमीशन का लेकर आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं। 25 अप्रैल 1948 की बताता हूं वाकया। बाबा साहब संविधान सभा के मेंबर बन चुके थे। बाबा साहब पहले कानून मंत्री बन चुके थे। कानून मंत्री बनने के बाद संविधान लिखा जा रहा और उस वक्त ओबीसी के भाइयों ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन बुलाया। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन लखनऊ के अंदर बुलाया गया और लखनऊ में ओबीसी के लोगों ने कहा, बाबा साहब से रिक्वेस्ट किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपने दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए तमाम सहूलतें संविधान में देने का काम किया और उनकी वजह से आने वाले समय में इस देश के अंदर दलित और आदिवासी के बच्चे तो मान सम्मान के साथ में रहेंगे, लेकिन ओबीसी के बच्चे क्या करेंगे? ओबीसी के बच्चों को मान सम्मान कैसे मिलेगा? इनके बच्चे कैसे नौकरी करेंगे? इनके बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? शिक्षा कहां से लेंगे? तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने तो आपको 1927 में बुलाने का काम किया था। जब साइमन कमीशन आया हुआ था तो मैंने तो आप लोगों की बस्तियों में जा करके आपको बुलाने का काम किया, लेकिन आप लोग मेरी बात को मान के नहीं आए। लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे बड़े भाई हैं और आदिवासी और दलित छोटा भाई। हम कुछ ना कुछ व्यवस्था संविधान के अंदर करेंगे ताकि ओबीसी के बच्चों को भी इस देश के अंदर मान सम्मान आगे मिल सके। सर, ये बात बाबा साहब ने 25 अप्रैल 1948 में लखनऊ में बोली। और उस वक्त बाबा साहब ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि आप दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में रोटी और बेटी का रिश्ता रखो, ये नहीं कहता, लेकिन आपकी राजनीतिक सोच एक होनी चाहिए। अगर आपकी राजनीतिक सोच एक है तो आप इस देश पर राजा बन करके काबिज हो सकते हो। ये बात बाबा साहब ने की और उसके बाद बाबा साहब दिल्ली गए और दिल्ली में जा करके संविधान के अंदर आर्टिकल 340 लिखने का काम किया है। ये देन अगर ओबीसी को, आज ओबीसी के बच्चे कलेक्टर बनते हैं, ओबीसी के बच्चे इंजीनियर बनते हैं, ओबीसी के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, तो देन किसकी है? ये देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की है और ये देन बहुजन समाज पार्टी की है। ये बहुजन समाज पार्टी के अथक प्रयासों से इस देश के अंदर मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराया गया और इसके लिए आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए जब इस पूरे देश के अंदर एक माहौल बना कि मंडल कमीशन हटाओ, मंडल कमीशन हटाओ, तो उस मंडल कमीशन के समर्थन में भी 4 दलित नौजवानों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। 4 बच्चे जो दलित समाज से आते थे, ओबीसी के रिजर्वेशन को बचाने के लिए उन लोगों ने अपनी जान को देने का काम किया साथी। इसीलिए ओबीसी के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, किसी के बहकावे में नहीं आना है। इसी नीले झंडे हाथी निशान ने तुम्हें मान सम्मान दिलाने का काम किया है और इस नीले झंडे हाथी निशान को जितना जल्दी हो सके इसे अपने हाथों में पकड़ लीजिए और मजबूती से 2023 में हाथी का बटन दबा दीजिए। और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि जिस दिन बीएसपी आएगी उसी दिन ओबीसी का रिजर्वेशन जो उनकी मांग है, उस मांग के तहत उनको रिजर्वेशन हम देने का काम करेंगे। हम उनको पूरा रिजर्वेशन देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा नारा पहले से है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये हमने पहले से बोल रखा है, ये माननीय श्री कांशीराम साहब ने पहले से बोल रखा है। तो उसी सिस्टम के तहत हम ओबीसी के भाइयों को, आदिवासी भाइयों को रिजर्वेशन यहाँ प्रदेश के अंदर देने का काम करेंगे। और साथ ही मैं एक नारे का जिक्र करना चाहता हूँ कि माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। कितने लोग इस नारे को जानते हैं कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमारी समस्या यहां सारे लोग जानते हैं। कभी आपने सोचा कि माननीय श्री कांशीराम साहब को इस नारे का इजाद क्यों करना पड़ा? माननीय श्री कांशीराम साहब साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस नारे को क्यों नाम दिया कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा? उसके पीछे आप सुनिए। माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा कि जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी कुर्सी पे बैठने पे नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे घरों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे अच्छे कपड़ों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे बच्चों की नौकरियों से नफरत करते हैं, तो क्या ऐसे लोग तुम्हारा वोट लेकर के विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर तुम्हारे बच्चों के हक अधिकार की बात को रखने का काम करेंगे? बताइए मुझे। नहीं करेंगे ना? जब वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे
तो हम उनको वोट नहीं देंगे। इसलिए माननीय श्री कांसी राम साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तेजी से बोलिए तो मुझे लगे कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वरना हमको लगा बिहार सबसे बढ़िया। बिहार में क्रांतिकारी लड़के पैदा हो, आप लोग कहते छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो भाई हम जाने तो कि सबसे बढ़िया है। तो वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब लगा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है। तो इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों से यहीं पे अपनी बात को खत्म करते हुए अंत में यही आप लोगों से अपील करता हूं, किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपने वोट की ताकत को समझना है। इसी वोट के जरिए आपको इस देश का राजा बनना है। इसी वोट के जरिए जब आप राजा बन जाएंगे तो आप झोपड़पट्टियों में नहीं रहेंगे, आपके मकान भी बड़े बड़े होंगे, आप भी बंगलों में, कोठियों में रहेंगे, आपके घरों में भी एसी वाले मकान होंगे। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस देश में कलेक्टर बने, आपके बच्चे इस देश में बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, आपके पास जमीनें हो, जायदाद हो, फैक्ट्रियां हो, तो आपको आने वाले समय में नीला झंडा, हाथी निशान और उसके सामने हाथी का बटन दबाने का काम करेंगे और